हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जीनस क्लासेस पावर्ड बाय जीनस इंटर कॉलेज बरनाहल मैनपुरी। जैसा कि कल हमने आपको पढ़ाया था केमिकल इक्वेशन के बारे में, और आज का टॉपिक है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ज़्यादा समय खराब न करते हुए चलते हैं आज के टॉपिक पर। लेट्स गो। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यदि हम डेफिनेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन रिटन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूला कॉल्ड स्केलेटल और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मतलब ये है कि जो इक्वेशन अनबैलेंस्ड हो, जो सिंबल और फार्मूले के हेल्प से लिखी गई इक्वेशन है और वो अनबैलेंस्ड है, मतलब कि बैलेंस नहीं है, उसे हम कहेंगे स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, या उसी का दूसरा नाम है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब यदि आप ये पूछो कि बैलेंस क्या होता है और अनबैलेंस कौन सी इक्वेशंस होती हैं, इनमें दोनों में क्या अंतर है, तो चलो अब हम ये समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्केलेटल इक्वेशन फॉर द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर इज, मतलब स्केलेटल इक्वेशन लेते हैं जो कि एयर के प्रेजेंट में मैग्नीशियम को बर्न करा रहे हैं, जला रहे हैं, तो जो फॉर्म हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है MgO, उसका एग्जांपल लेकर हम समझते हैं कि अनबैलेंस्ड क्या होता है और बैलेंस्ड क्या होता है। लिखते हैं Mg + O2 एरो MgO, जो कि एक रिएक्शन है केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में, क्योंकि यहाँ सैम्बल का यूज़ किया गया है, ध्यान तो होगा। और ये भी ध्यान होगा कि रिएक्टेंट कौन से थे और प्रोडक्ट कौन से थे। देखो, जिसके बीच में प्लस लगा होता है, जो रिएक्ट होते हैं उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट, और एरो के उधर जो लिखा होता है, जो बनता है नया सब्सटेंस मिलकर बनता है इन दोनों से, तो वो होता है प्रोडक्ट। अब चलो इसको हम लेकर समझते हैं कि बैलेंस्ड क्या होता है और अनबैलेंस्ड इक्वेशंस क्या होती हैं। Let us count number of magnesium and oxygen atom on both the sides of the equation. अब हम काउंट करेंगे एटम, मैग्नीशियम के और ऑक्सीजन के, वो भी दोनों तरफ, रिएक्टेंट की साइड भी और प्रोडक्ट साइड भी। तो जैसे स्क्रीन पर हम लिख रहे हैं, नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम इन रिएक्टेंट 1 है, प्रोडक्ट में 1 है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स रिएक्टेंट में 2 हैं, प्रोडक्ट में 1 है। यदि आप समझ गए तो ठीक है, लेकिन अभी समझाऊंगा। उससे पहले आपको हम ये बता दें कि जो एटम होते हैं इक्वेशन में, केमिकल इक्वेशन में, किस जगह स्थापित होते हैं, कहाँ लगे होते हैं, कैसे हम देख सकते हैं कि एटम इसमें इतने या फिर इतने हैं। तो देखिए, जो हमारा एलिमेंट होता है, तो एलिमेंट की बेस में कॉर्नर में राइट साइड नीचे जो लिखे होते हैं 1 2 3 4, वो एटम होते हैं। कि जैसे हाइड्रोजन के नीचे है, H के नीचे 2, तो हाइड्रोजन के 2 एटम हैं। यदि 4 है तो हाइड्रोजन के 4 एटम हैं, ठीक है। और जब हम बैलेंस करते हैं तो हाइड्रोजन के जस्ट सामने लेफ्ट साइड में आगे लिख देते हैं, जैसे 4, तो वो 4 एटम है हाइड्रोजन के। और नीचे यदि 2 भी लिखा है और उधर H भी बना है और H के आगे 4 लिखे हैं, तो उनका मल्टीप्लाई हो जाता है, 4 2 जा 8, तो हाइड्रोजन के 8 एटम है। चलो अब हम आपको समझाते हैं, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेट्स गो। अब जैसे देखो, मैग्नीशियम है जो, उसका रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों में देखो एटम कितने मैग्नीशियम के, तो हम देख सकते हैं। यदि कुछ नहीं लिखा है तो 1 होता है, तो इधर भी मैग्नीशियम का एटम है वो 1 है, और प्रोडक्ट साइड उधर भी एटम 1 है, तो ये हो गए इक्वल। अब देखते हैं ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन के जो एटम है वो देखो, रिएक्टेंट साइड 2 हैं, बेस में 2 लिखा है, तो ये एटम 2 हो गए, और उधर ऑक्सीजन का 1 है, तो ये इक्वल नहीं है। जब तक इक्वल नहीं होते हैं तो हम उसे कहते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या फिर स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो हम इसे ही कहते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, जब एटम इक्वल नहीं होते हैं। अब हम जानेंगे कुछ फैक्ट्स जो स्केलेटल इक्वेशन को लेकर सामने आए हैं। कुछ फैक्ट जानते हैं, तब हम चलते हैं आगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पे। तो जो पहला फैक्ट है वो ये है, एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कंटेन्स अनइक्वल नंबर ऑफ सम और ऑल एटम्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। मतलब ये है कि जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है वो कभी भी इक्वल नंबर के एटम्स नहीं लाती है, मतलब दोनों तरफ एटम हैं जो अलग अलग होते हैं,
अनइक्वल, बराबर नहीं होते हैं। यदि प्रोडक्ट साइड कुछ है तो रिएक्टेंट साइड कुछ है, इक्वल नहीं होंगे। और दूसरा जो फैक्ट है वो ये है, स्केलेटल इक्वेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जो स्केलेटल इक्वेशन है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का विरुद्ध करती है। और यदि आपको ये नहीं पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो सुने, आपने वैसे 9th में पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली कैन बी ट्रांसफर। कोई भी चीज़ जो भी पृथ्वी पर है, हमारे यूनिवर्स में है, वो नाइदर बी क्रिएटेड, ना ही हम उस और बना सकते हैं, नाइदर बी नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और ना हम उसे बर्बाद कर सकते हैं। ओनली कैन बी ट्रांसफ़र, एक एनर्जी से हम दूसरी एनर्जी में सिर्फ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कोई सी भी चीज़ ले लो, हम उसे बनाया बिगाड़ नहीं सकते, सब बराबर है, बस हम उसका जो एनर्जी लेवल है उससे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं और एक चीज़ से अलग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये दो फैक्ट थे स्केलेटल केमिकल इक्वेशन के, और मैं आशा करता हूँ आपको अब स्केलेटल केमिकल इक्वेशन समझ में आ गया होगा। और अब हम चलते हैं बैलेंस्ड केमिकल। अब जानते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यदि हम डेफिनेशन की बात करें, अ केमिकल इक्वेशन हैविंग इक्वल नंबर ऑफ ऑल द एटम्स इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मतलब ये है कि यदि ये केमिकल इक्वेशन में इक्वल नंबर के एटम्स हैं, प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड दोनों तरफ यदि इक्वल एटम्स हैं, तो उसे हम कहेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और यदि हम दूसरी भाषा में कहें, अदर वर्ड्स में कहें, तो सेकंड डेफिनेशन से हम कह सकते हैं अ केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ ऑल द एटम्स ऑन LHS एंड RHS इज इक्वल इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यदि रिएक्टेंट की तरफ और प्रोडक्ट की तरफ, रिएक्टेंट को हमने कह दिया LHS और प्रोडक्ट को कह दिया RHS। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS का मतलब राइट हैंड साइड, और इन दोनों तरफ एटम्स इक्वल हैं, तो उसे हम कहेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जैसा कि अब आप एग्जाम्पल में देखेंगे। हम एग्जाम्पल लेते हैं Zn प्लस H2SO4 एरो ZnSO4 प्लस H2। इन दिस केमिकल द नंबर ऑफ Zn, H, S and O atoms is equal on the LHS and RHS, means reactant and product. Therefore, it is a balanced chemical equation. इस केमिकल इक्वेशन में जो एटम के नंबर हैं, जिंक के, हाइड्रोजन के, सल्फर के और ऑक्सीजन के, दोनों साइड LHS साइड और RHS साइड मतलब रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड इक्वल हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब जरा देखें, जैसे जिंक के एटम, रिएक्टेंट साइड भी एक है और प्रोडक्ट साइड भी एक है। हाइड्रोजन के एटम देखो, इधर दो हैं रिएक्टेंट के साइड और प्रोडक्ट के साइड भी दो हैं। और सल्फर के एटम, रिएक्टेंट साइड भी एक है और प्रोडक्ट साइड भी एक है। और ऑक्सीजन के एटम, रिएक्टेंट साइड भी 4 हैं और प्रोडक्ट साइड भी 4 हैं। तो देखो यहाँ सभी के एटम दोनों साइड इक्वल हैं, तो ये हो गई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये हो गई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हम जानेंगे कुछ फैक्ट्स के बारे में जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के हैं। तो पहला फैक्ट ये है, अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज इक्वल नंबर ऑफ ऑल द एटम्स ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द केमिकल इक्वेशन। मतलब ये है, जो केमिकल इक्वेशन है बैलेंस्ड है यदि उसके दोनों तरफ एटम की संख्याएं इक्वल हैं, इक्वल नंबर ऑफ ऑल द एटम्स, दोनों तरफ, द बोथ साइड्स। तो केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। और दूसरा फैक्ट ये है, अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कंफर्म्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन केमिकल रिएक्शन। जो दूसरा फैक्ट है वो कह रहा है कि जो ये केमिकल इक्वेशन होती है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है, मानती है। और जो तीसरा फैक्ट है वो है, द टोटल मास ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स, जो कि दूसरे फैक्ट से लिया गया है। जो टोटल मास है रिएक्टेंट का वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल है। ये दूसरे का ही फैक्ट है, जैसे दूसरा है उसी का एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का ही एग्जाम्पल मान लो। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब कल हम आपको ये बताएंगे यदि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है तो उसे बैलेंस कैसे करें। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन के बारे में कल हम आपको बताएंगे। यदि कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता दें
और यदि वीडियो अच्छी लगी हो, टॉपिक समझ में आए हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।